हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एचपी टैट का प्रीवियस ईयर डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली हम जेबीटी टैट का प्रीवियस ईयर डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके अंदर हम साइकोलॉजी का पोर्शन डिस्कस करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपका 2020 में पूछा गया था, प्रीवियस ईयर है। ठीक है, इससे पहले भी मैंने और साइकोलॉजी के प्रीवियस ईयर डिस्कस कर रखे हैं आपके साथ। उसकी एक प्लेलिस्ट बनी है इस चैनल के ऊपर, तो आप जाकर के उनको देख सकते हो। तो चलिए लेते हैं हमारा पहला प्रश्न, जिसमें पूछ रखा है हु हैज़ प्रपोनेंटेड द थ्योरी ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स ऑफ मोटिवेशंस। ठीक है, प्रेरणा का आवश्यकताओं का अनुक्रम सिद्धांत किसका है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ए एच मैस्लो। ठीक है जी, ए एच मैस्लो। अगर किसी ने साइकोलॉजी के में जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर वो किसी ने पढ़ रखे हैं, तो आप देख रहे होंगे कि ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट ऑफ टाइम रिपीट हुआ है। ठीक है, जो हायरार्की ऑफ नीड्स ऑफ मोटिवेशन है, तो ये दी है आपकी ए एच मैस्लो ने। कभी कभार क्या है कि इसके ये पूछ लिया जाता है कि जो हायरार्की ऑफ नीड्स ऑफ मोटिवेशन है, पहले तो वो किसने दी है। ठीक है, उसका नाम पूछ लिया जाता है, या फिर उसके अंदर जो स्टेप है, ठीक है, वो पूछ लिए जाते हैं। उनमें से कोई एक स्टेप पूछ लिया जाता है कि कौन सी नीड्स किसके अंदर आती है। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो हायरार्की ऑफ नीड्स का जो सिद्धांत है, ठीक है, ये किसने दिया था? ये दिया था मनोवैज्ञानिक अब्राहम मैस्लो ने। ठीक है, और इसी के साथ यहाँ पे इन्होंने क्या किया था कि जो इंसान की जरूरतें हैं, ठीक है, वो एक क्रम में होती है, ये इनका मानना है। ठीक है, पहले बुनियादी जरूरतें पूरी होती है और उसके बाद फिर उससे ऊपर की। तो इन्होंने क्या किया था कि इन जरूरतों को डिवाइड कर दिया कितने भाग में? 5 में। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखिए कि कितने स्टेप है, टोटल 5 है। और जो जिसमें फर्स्ट आता है आपका फिजियोलॉजिकल नीड्स। ठीक है, शारीरिक जरूरतें। शारीरिक जरूरतों के अंदर इन्होंने बताया है कि ये सबसे बुनियादी जरूरतों की बात की गई है, जैसे खाना पीना, नींद, हवा, ठीक है, कपड़े और रहने की जगह। तो ये सभी क्या है कि फिजियोलॉजिकल नीड्स के अंदर आता है। एंड सेकंड इन्होंने दिया है सेफ्टी नीड्स। ठीक है, जिसके अंदर आ जाता है आपकी सुरक्षा की जरूरतें। ठीक है, जिसके अंदर आपका आ जाता है जैसे क्या है कि जब शरीर की जरूरतें पूरी हो जाएगी, ठीक है, तो उसके बाद क्या है कि इंसान को सुरक्षा भी चाहिए होती है, ये इनका मानना है। ठीक है, और तो उसके अंदर आ जाता है जैसे नौकरी की, ठीक है, मतलब एक नौकरी भी होना जरूरी है, फिर घर की सुरक्षा, स्वास्थ्य और इलाज की सुविधा, डर और खतरे से बचाव। तो ये सब रख दिए गए आपके सेफ्टी नीड्स के अंदर। और इसके बाद है नेक्स्ट है तीसरा क्रम। ठीक है, तीसरे की बात की जाए तो उसके अंदर इन्होंने दिया है लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स। ठीक है, प्यार और संबंध। इसमें क्या है कि इंसान को अपनापन भी चाहिए होता है। ठीक है, जब उसकी सेफ्टी नीड्स पूरी हो जाती है, सुरक्षा की जरूरतें पूरी हो जाती है, तो उसके बाद क्या है, उसको इंसान को अपनापन भी चाहिए होता है, जिसके अंदर आ जाता है उसका परिवार, दोस्त, ठीक है, और जीवन साथी और समाज से जुड़ाव। तो ये जो जरूरतें, ये भावनात्मक जरूरतें होती है। ठीक है, उसकी भावनाओं से जुड़ी हुई जरूरतें होती है। और नेक्स्ट है फोर्थ स्टेप, जिसमें ये बात करते हैं एस्टीम नीड्स। ठीक है, सम्मान की जरूरतें। तो एस्टीम नीड्स के अंदर क्या जाता है? ठीक है, इसमें जब एक इंसान की, ठीक है, अपनापन जो उसको चाहिए होता है, जब उसकी ये जरूरत पूरी हो जाती है, तो जो फोर्थ नंबर पे है वो सम्मान की जरूरत। ठीक है, एस्टीम नीड्स। अब इसमें वो क्या चाहता है? एक इंसान चाहता है कि लोग उससे मान सम्मान भी दे। ठीक है, जो आसपास के लोग हैं, जो समाज है, वो क्या करे? उसको मान सम्मान भी दे। ठीक है, तो इसके अंदर आ जाता है उसका खुद का आत्मसम्मान, और दूसरों से सराहना, कि दूसरे क्या उसकी तारीफ करे। ठीक है, और खुद पर भरोसा, या फिर कोई अचीवमेंट, उपलब्धि की भावना। तो ये सब आ जाती है इसके अंदर। ठीक है, इससे क्या होता है कि उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। और अगर बात की जाए फिफ्थ की, तो फिफ्थ है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। ठीक है, तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स के अंदर क्या है कि ये सबसे ऊंचा स्तर है। ठीक है, हायरार्की नीड्स के अंदर ये सबसे लास्ट वाला स्टेप है और सबसे ऊंचा स्तर माना गया है। ठीक है, और इसको हिंदी में कहते हैं स्वपूर्ति की जरूरतें। इसके अंदर क्या आता है कि जैसे अपने सपनों को पूरा करना, जो भी जैसे कोई भी ख्वाब है, ठीक है, उसको पूरा करना, अपने अंदर की खूबियों को पहचानना कि मेरे अंदर कौन सी खूबियाँ हैं। ठीक है, और जीवन में जो उद्देश्य है उसको पाना, जो भी उद्देश्य वो सोचता है उसको प्राप्त करना। तो ये आ जाता है आपका फिफ्थ स्टेप के अंदर। तो ये 5 स्टेप थे। और अगर सिंपल सा कहा जाए तो साधारण भाषा में कह सकते हैं कि इसके अंदर आता है पहले पेट भरना, ठीक है, फिर उसके बाद सुरक्षा चाहिए होती है एक इंसान को, उसके बाद फिर अपनापन, ठीक है, और उसके बाद उसको सम्मान चाहिए, है ना, कोई दूसरे उसकी क्या इज्जत करे, रिस्पेक्ट, रिगार्ड दे उसको। देन जो लास्ट का है वो उसका आत्म विकास। तो ये मैस्लो का मानना है कि जो हर इंसान को इन चरणों से होकर के गुजरना होता है। ठीक है,
तो चलिए लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें पूछ रखा है What kinds of correlation generally exist between intelligence and creativity? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है जी। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में प्रायः किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? देन यू हैव 4 ऑप्शन, तो 4 ऑप्शन दे रखी है। देन जो इसका राइट होगा वो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर बात की जाए किसकी, इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी की, तो इन दोनों का जो आपस में संबंध है वो है पॉजिटिव, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है, विध्यात्मक। नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज जुवेनिली डेलिक्वेंसी, ठीक है, बाल अपराध कैसा व्यवहार है। देखिए ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, बट वहां पर क्वेश्चन पूछने का तरीका कुछ और था, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या है कि इनके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। देन इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, ठीक है, समाज विरोधी, एंटी सोशल, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। पहले बाल अपराध होता क्या है, ठीक है, बाल अपराध एक ऐसा व्यवहार है जिसमें कोई अपराध या गैर कानूनी काम, ठीक है, एक मतलब बालक करेगा जिसकी उम्र क्या होगी 18 वर्ष से कम होगी उस बच्चे की उम्र, तो उसको कहा जाएगा बाल अपराध, ठीक है। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो जब कोई बच्चा क्या करता है, किसी कानून के खिलाफ काम करता है, जैसे चोरी, मारपीट, ठीक है, हत्या करना किसी की, या साइबर क्राइम जैसे, तो ये सभी क्या है, बाल अपराध के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये सभी बाल अपराध कहलाता है। नेक्स्ट है द एक्टिविटी टेक्निक्स इज, ठीक है, तो आपसे पूछ रखा है द एक्टिविटी टेक्निक्स इज, यू हैव 4 ऑप्शन, क्रियाकलाप तकनीकी है। देन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्टूडेंट सेंटर, ठीक है। जो एक्टिविटी बेस्ड टेक्निक्स है वो होगी आपकी स्टूडेंट सेंटर्स, ठीक है। स्टूडेंट सेंटर्स के अंदर क्या होता है कि इसमें क्या है कि बच्चा खुद एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। कोई भी एक्टिविटी है तो उसमें क्या करेगा, वो खुद भाग लेगा और कुछ एक्सपीरियंस गेन करेगा और उस अनुभव के जरिए वो सीखता है, ठीक है। तो ये है आपका इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विद्यार्थी केंद्रित। नेक्स्ट है व्हाट डज ओ स्टैंड फॉर इन वुडवर्थ SOR मॉडल, ठीक है। वुडवर्थ के SOR मॉडल में ओ का क्या तात्पर्य है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखी है। देन इसका जो राइट आंसर है ओ के बारे में पूछ रखा है, तो ओ बताएगा किसको, ऑर्गेनाइजेशंस को, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। तो बी यहाँ पर दे रखा है आपका प्राणी, ठीक है। यहाँ पर जो एस है, ठीक है, SOR मॉडल पहले तो दिया किसने, ये वुडवर्थ ने दिया है, ठीक है। एस है वो आपका डिफाइन करता है स्टिमुलस को, और ओ करेगा ऑर्गेनिज्म को, एंड आर करेगा रिस्पॉन्स को, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस, ठीक है। तो डेवलपमेंट या फिर विकास एक प्रक्रिया है, तो ये कैसी प्रक्रिया है, तो ये है आपकी कॉन्टिन्यूअस, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, निरंतर। नेक्स्ट है जिसमें पूछ रखा है द स्कूल ऑफ बिहेवियरिज्म वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, ठीक है, व्यवहारिकवाद पाठशाला का प्रतिपादन किसने किया है, तो ये किया है JB वॉटसन ने, यानी कि ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। कभी कभार सीधा ही पूछ लिया जाता है कि जो व्यवहारवाद की स्थापना किसने की है, ठीक है, बिहेवियरिज्म की स्थापना किसने की है, तो किसने की है, JB वॉटसन ने, या फिर फादर ऑफ बिहेवियरिज्म किसको कहा जाता है, तो फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कहा जाता है JB वॉटसन को। नेक्स्ट है ईच जीन इज मेड अप ऑफ, ठीक है, प्रत्येक पितृक से बना होता है, ये भी रिपीटेड है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, DNA। यहाँ पर जो आंसर डिस्कस किए जा रहे हैं वो ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग किए जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कन्वर्सेशन इज एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, वार्तालाप उदाहरण है किसका, यू हैव 4 ऑप्शन, देन यू हैव 4 ऑप्शन। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये जो चारों ऑप्शन दे रखी है, ठीक है, ये स्टेजेस है प्याजे की, ठीक है। तो प्याजे के अकॉर्डिंग जो कन्वर्सेशन है वो शुरू हो जाती है आपकी सेंसरी मोटर पीरियड से ही, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बच्चे को अगर भूख लगती है तो वो रोक के बताता है हमें कि उसे क्या लग रहा है, भूख लग रही है, या फिर कोई और परेशानी, तो बच्चा रोएगा, या फिर क्या करेगा, जैसे मान लो उसे दूध की बोतल देख ली, ठीक है, या माँ को देखता है तो उनको देख के मुस्कुराएगा। तो ये एक तरह से क्या है कि बच्चे की कन्वर्सेशन है, और जो कन्वर्सेशन है बच्चे की वो शुरू हो जाती है सेंसरी मोटर पीरियड से, ठीक है। और ये होता कब से कब तक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कभी कभार एग्जामिनर एग्जाम में यही पूछ लेता है कि इसका जो टाइम पीरियड है वो कब है, तो वो है आपका 0 to 2, ठीक है, किसका, सेंसरी मोटर
पीरियड का। एंड नेक्स्ट की बात की जाए, नेक्स्ट है आपका प्री ऑपरेशनल पीरियड, तो ये चलता है आपका 2 to 7, ठीक है, 2 to 7 ईयर तक। और अगर कॉन्क्रीट की बात की जाए तो ये चलेगा 7 to 11, ठीक है, 7 to 11। और अगर बात की जाए फॉर्मल की तो ये चलता है आपका 11 से अबव, ठीक है। तो इसकी जो एज है ना, ये भी आपने याद रखनी है, क्योंकि एग्जामिनर एग्जाम में जरूर पूछता है, कभी कभार क्या करता है इसकी एज पूछ लेता है। हो सकता है कि अभी सुनने में बकवास लग रहा हो, ठीक है, बट जब एग्जाम देने बैठोगे ना, फिर वहां पे दिमाग में घूमेगा कि किस स्टेज की कौन सी एज थी। तो इसको थोड़ा अच्छे से ही लर्न कर लेना, हो सके तो इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में सर्च कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है जिसमें पूछ रखा है फिजिकल डेवलपमेंट इज द फील्ड ऑफ, ठीक है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। तो शारीरिक विकास का क्षेत्र बताना है। देन वी हैव 4 ऑप्शन। देन इसका जो राइट आंसर होगा, ठीक है, अगर देखो यहाँ पे आप ऑप्शंस को पढ़ो पहले। हड्डियों का विकास, स्नायु मंडल का विकास, मांसपेशियों का विकास, ठीक है, ग्रोथ ऑफ बोन्स, या फिर ग्रोथ ऑफ नर्वस सिस्टम, ग्रोथ ऑफ मसल्स एंड ऑल ऑफ दी अबव। अगर देखा जाए तो ये तीनों ही विकास किसके अंदर आते हैं? ये तीनों ही आते हैं आपके फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर, यानी कि शारीरिक विकास के अंदर। देन इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इन सभी का, ठीक है। नेक्स्ट है फिर से रिपीटेड, ठीक है भाई, ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड है। अगर आप प्रीवियस ईयर उठा करके देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि क्वेश्चन क्या है। मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहे हैं, बट उनका पूछने का तरीका थोड़ा सा बदल दिया गया है। नेक्स्ट है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट इज द स्टेज बिटवीन, ठीक है, स्वायत्तता बनाम लज्जा एवं शक की अवस्था है। देन इसका जो राइट आंसर है, ठीक है, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, तो वो आपका आ जाता है 2 to 3 ईयर्स, ठीक है, 2 to 3। इसको अच्छे से लर्न कर लेना भाई। देन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है, 2 to 3। 2 to 3 बोलो, या फिर कभी कभार क्या 18 मंथ भी दिया जा सकता है, मतलब डेढ़ वर्ष से लेके 3 साल तक, ठीक है। तो ये स्टेज होती है आपकी ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, ठीक है। तो इसकी बाकी जो स्टेजेस है वो मैं सामने लगा रही हूँ पिक्चर, तो प्लीज़ इसको एक बार अच्छे से देख के और लर्न करके जाना। कभी कभार एग्जामिनर ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट पूछ लेता है, ठीक है, और ये मैक्सिमम टाइम पूछा गया है, ठीक है। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट के बारे में भी पूछा गया है। अब एग्जामिनर क्या है कि इनमें से कोई भी स्टेज पूछ सकता है, ठीक है, 8 स्टेजेस है इसकी, तो उनमें से किसी की भी एज पूछी जा सकती है। तो आपने ये अच्छे से लर्न कर लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट है एनिमिज्म नेचर फाउंड इन द चाइल्ड ड्यूरिंग विच स्टेज, ठीक है, जीववाद प्रवृत्ति बालक में किस अवस्था में पाई जाती है। देन वी हैव 4 ऑप्शन, हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखी है। देन इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। तो जीववाद प्रवृत्ति किसमें पाई जाती है? ईद में, ठीक है, ऑप्शन ए। ये भी मैक्सिमम टाइम रिपीटेड है, ठीक है। अभी लग रहा होगा कि बार बार बोला जा रहा है, मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन रिपीटेड है। नहीं यकीन है तो प्लीज़ एक बार प्रीवियस ईयर उठाइए और देखिए, तो सब क्लियर हो जाएगा आपको। तो इसलिए प्रीवियस ईयर को पढ़ के जाना जरूरी है। बट जो आप प्रीवियस ईयर पढ़ रहे हो, ठीक है, उसको थोड़ा डीपली अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करके जाओगे तो एग्जाम बड़ा इजिली क्रैक कर लोगे। नेक्स्ट है जिसमें पूछ रखा है ओरिजिनलिटी ट्रेट्स आर फाउंड इन, ठीक है। देन वी हैव 4 ऑप्शंस। वास्तविकता के गुण पाए जाते हैं, 4 ऑप्शन दे रखी है। तो जो वास्तविकता का गुण है, ठीक है, वो पाया जाता है किसके अंदर? सृजनशील बच्चे, यानी कि क्रिएटिव चाइल्ड, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। जो क्रिएटिव बच्चे हैं उनके अंदर ओरिजिनलिटी ट्रेट्स पाए जाते हैं, ठीक है। और अगर और भी अगर इनकी और भी विशेषताओं की बात की जाए तो वो आ जाती है आपकी, इनके अंदर डाइवर्जेंट थिंकिंग भी पाई जाती है, ठीक है, और फ्लेक्सिबिलिटी का भी गुण पाया जाएगा इनके अंदर, ठीक है। और ये क्या करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी विशेषताएं भी इनके अंदर पाई जाती है, ठीक है। तो इस तरह की कुछ विशेषताएं हैं, आप इनको भी जरूर पढ़ के जाए। नेक्स्ट है हु कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट ऑन फॉरगेटिंग, ठीक है, किसने विस्मरण पर प्रयोग किए। तो जो फॉरगेटिंग के ऊपर किसने एक्सपेरिमेंट किया, तो ये किया है हमारा एबिंगहॉस, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हु सेड 2 चिल्ड्रन हैव नो कॉमन एबिलिटीज, ठीक है, किसने कहा है कि जो 2 बच्चे हैं, ठीक है, 2 बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती। अगेन ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये कहा है हमारे हरलोक जी ने, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आपने ये डेफिनेशन याद रखनी है कि किसने कहा है 2 चिल्ड्रन हैव नो कॉमन एबिलिटीज। नेक्स्ट है
हाउ विल यू एलिमिनेट स्टीलिंग हैबिट ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, छात्रों में चोरी की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है। देन वी हैव 4 ऑप्शंस। देन इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, उदाहरण देकर, ठीक है, उन्हें कोई ऐसा उदाहरण प्रस्तुत कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक इज, ठीक है, निदान कहते हैं, तो निदान किसको कहते हैं, निदान कहते हैं ऑप्शन सी, टू नो द डिफिकल्टीज, ठीक है, कठिनाई का पता करने को किसको कहते हैं, निदान, कठिनाई को का पता करने को। नेक्स्ट है जिसमें पूछ रखा है एजुकेशनल साइकोलॉजी इज हेल्पफुल इन, ठीक है, जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है, तो आपने बताना है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो किसके लिए सहायक है, ठीक है, तो ये सहायक है किसके लिए, संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया में, ठीक है, इन कंप्लीट एजुकेशन प्रोसेस, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्रिएटिविटी इज आइडेंटिफाइड बाय, ठीक है, तो क्रिएटिविटी को आप कैसे आइडेंटिफाइड करोगे, तो हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे किससे, नवीन परिणाम से, यानी कि ऑप्शन डी, न्यू रिजल्ट, ठीक है। नेक्स्ट है जिसमें पूछ रखा है ईगो इंटीग्रेटिव वर्सेस डिस्पेयर स्टेजेस लाइज बिटवीन, ठीक है, ईगो इंटीग्रेटिव वर्सेस डिस्पेयर स्टेजेस लाइज बिटवीन, ठीक है, अहम संपूर्णता बनाम निराशा की अवस्था है, तो ये फिर से वही जो मैंने आपको पहले बताया था कि एरिक्सन की जो स्टेजेस है, ठीक है, उसकी आपने एज भी याद रखनी है, अगर आपने पीछे देखा होगा तो ये वाली जो इंटीग्रेटिव वर्सेस डिस्पेयर है ये पड़ता है आपका 65 ईयर्स अबव, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है, तो इसलिए कहा था आपको कि जो स्टेजेस है, ठीक है, और उनकी जितनी एज है, किस एज के अंदर कौन सी स्टेज आती है, तो आपने ये याद रखना है, ठीक है, तो एग्जामिनर कैसे भी घुमा के आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट है वोकेबलरी ऑफ इन्फेंट बिकम्स एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर, ठीक है, दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है, तो ये हो जाता है 272, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है कि इनका अगर 2 साल के बच्चे की बात की जाए तो 200 से लेके, ठीक है, 200 टू 300 तक इनकी वोकैब हो जाती है, तो यहाँ पर अगर इस 200 और 300 के बीच में देखा जाए तो 272 आ रहा है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो है 272, यानी कि वो 200 से 300 तक के शब्द बोलने लगता है 2 साल का बच्चा, ठीक है, जैसे मम्मी आओ, पानी दो, ठीक है, गेंद चाहिए, तो इस तरह के वो बोल पाता है। और अगर बात की जाए 12 महीने के बच्चे की या फिर 1 ईयर जिस बच्चे का कंप्लीट हो, तो वो बच्चा बोल पाता है लगभग 1 से 5 तक के शब्द वो एक साथ बोल पाता है, ठीक है, उदाहरण के लिए मम्मा, पापा, बाबा, ठीक है, तो ऐसे शब्द जो 1 साल का बच्चा है वो बोल पाता है। और अगर 2 साल के बच्चे की बात की जाए तो वो 200 से 300 तक के शब्द लगभग बोल पाता है। नेक्स्ट में पूछ रखा है हाउ यू विल चेंज द क्रैमिंग हैबिट अमंग स्टूडेंट, ठीक है, छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को कम करने के लिए कौन सा सर्वोत्तम उपाय है। देन वी हैव 4 ऑप्शंस, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ठीक है, चेंज इन इवैल्यूएशन टेक्निक, ठीक है, मूल्यांकन विधि में परिवर्तन करना। नेक्स्ट है लर्निंग कर्व्स मीन्स, लर्निंग कर्व का मतलब क्या है, सीखने के वक्र से। देन इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, सीखने की प्रगति के सूचक, ठीक है, मैं यहाँ पर ना चारों ऑप्शंस नहीं पढ़ रही हूँ, आपने वीडियो को बीच में रोक के अच्छे से चारों ऑप्शंस को पहले पढ़ना है, फिर उसके बाद उसका आंसर डिसाइड करना है, देन फिर चेक करना है कि जो आप आंसर सोच रहे हो क्या वो आपके आंसर से मिल पा रहा है जो यहाँ पर ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग डिस्कस किए जा रहे हैं। तो प्लीज़ पहले खुद को भी चेक करें, ठीक है, खुद को इवेल्युएट करें कि आपको कितना आ रहा है। नेक्स्ट है व्हाट इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर इन ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है, देन वी हैव 4 ऑप्शंस। मानव विकास के कौन सा कारक महत्वपूर्ण है, तो ये है आपका हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, ठीक है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट का है वो है आपका H/E, ठीक है। नेक्स्ट है जिसमें पूछ रखा है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर देयर इन आवर बॉडीज, ठीक है, हमारे शरीर में गुणसूत्रों के कितने जोड़े होते हैं, तो ये होते हैं 23, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है द साइकोलॉजिकल मेथड ऑफ इंडिविजुअल स्टडी ऑफ अ चाइल्ड इज, बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि है, तो ये है हमारी केस स्टडी, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हु हैज फॉर्मुलेटेड द टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस सच एज कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस एंड सोशल इंटेलिजेंस, ठीक है, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि एंड सामाजिक बुद्धि के प्रकार किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिए गए हैं,
ठीक है। देन वी हैव 4 ऑप्शन, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, थॉर्नडाइक। ठीक है, तो जो थॉर्नडाइक है वो बात करते हैं किसकी? कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस एंड सोशल इंटेलिजेंस की। ठीक है, आंसर ऑप्शन डी, थॉर्नडाइक। ठीक है, तो जो थॉर्नडाइक है वो बात करते हैं किसकी? कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस एंड सोशल इंटेलिजेंस की। ठीक है, देन नेक्स्ट है हु एस्टेब्लिश्ड द फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी वुंट ने, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है एनकोडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ, तो ये प्रोसेस है कूट संकेतन किसकी? ऑप्शन बी, स्मृति। ठीक है, मेमोरी की। नेक्स्ट है स्टोरेज इज द प्रोसेस ऑफ द मेमोरी। ठीक है, संचयन स्मृति की प्रक्रिया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सेकंड, यानी कि द्वितीय